यहाँ पे मुझे एक कहावत याद आ गया दोस्तों कि अपनों की ही गद्दारी की वजह से ये जो विशाल खंड किला था एक खंडर में तब्दील हो गया। आज आपके सामने है, ये देख सकते हैं। खंडर में तब्दील होने में इसे जरा सा समय नहीं लगा। जजमेंट हॉल के ठीक सामने अगर हम देखेंगे तो ये गुप्त सुरंग है, यानी कि किसी भी आक्रमण के दौरान अगर राजशाही परिवार को अगर निकालना हो सुरक्षित तो उसके दौरान यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये सुरंग बना है। एक तारामती एक प्रेमामती काफ़ी सुल्तान पसंद किया करते थे और इनकी डांस को हमेशा देखा करते थे। और यहाँ पे ये स्टेज जो आपको दिख रहा है यहीं पर दोनों तारामती और प्रेमावती डांस किया करते थे और यहीं पे पूरा दरबार सजा। ये उस समय का बाथरूम सिस्टम है, यानी कि कम्बोर्ड है, उस समय का कम्बोर्ड का सिस्टम है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आप थोड़ा करीब आइए तो आप देख सकते हैं उस समय का ये कम्बोर्ड सिस्टम था, यानी कि यहाँ पे आप आराम से जो आज का समय है इस तरीके से आप इसको उस समय के लोग यूज किया करते थे। तो 5 धातुओं से मिक्स करके बनाया गया था। यहाँ पे देखिए इसमें सोना, पीतल, कांसा और चांदी और तांबे जैसी वस्तुओं को मिलाकर इसको बनाया गया था। और इसके पीछे देख सकते हैं उर्दू की, इसमें भी कुछ बेहतरीन नक्काशी उर्दू की गई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तोप को चोरों के द्वारा इसके पीछे का जो हिस्सा है वो काट के ले जाया गया है। बड़े बुजुर्ग कहें कि धीरे बोलो दीवालों के भी कान होते हैं, वो चीज़ हम दिखाने वाले हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाया। ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये उस समय रानियों के लिए मेकअप रूम था, यानी कि अंदर जो से कहावत है कि यहाँ पे रोशनी के लिए हीरो को रखा जाता था एक एक बैरक में और यहाँ पे दीपक जलाया जाता था। उससे जो रोशनी हीरे से जो कन्वर्ट होकर जो रोशनी निकलती थी वो इस पूरी एरिया को रोशनी में बदल देती थी और यहीं पे उजाला हुआ था। हम लोग जजमेंट हॉल के मतलब एरिए में आ चुके हैं और यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये पीछे मेरे देखेंगे तो जजमेंट हॉल है, यानी कि दीवाने आम और दीवाने खास जो बोला जाता था यहीं पे जजमेंट हॉल हुआ करता था। और यहाँ के जो भी किंग वगैरह थे यहीं से कोई भी गांव या शहर में अगर कोई भी समस्या होती थी तो गांव के लोग या वासी यहाँ पे आया करते थे अपनी समस्या को लेकर और यहीं पे जजमेंट हॉल किया करता था। राजा और मंत्रियों के द्वारा यहीं पे न्याय किया जाता था और फैसला किया जाता था। जजमेंट हॉल के ठीक सामने अगर हम देखेंगे तो ये गुप्त सुरंग है, यानी कि किसी भी आक्रमण के दौरान अगर राजशाही परिवार को अगर निकालना हो सुरक्षित तो उसके दौरान यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये सुरंग बनाया गया है। इसको गवर्नमेंट के द्वारा बंद करा दिया गया है, पुराना रास्ता बोल के। टनल कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है इसके अंदर जाने पर, इसकी वजह से देखते हुए इस टनल को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस टनल को ऐसा माना जाता है कि इस टनल का निकासी 4 मीनार तक है, जो कि किसी भी बुरे सिचुएशन में किसी भी लड़ाई के दौरान राजवंशी राजशाही परिवारों को यहाँ से घोड़सवारों के जरिए निकाला जा सके। ऐसा माना जाता है कि अंदर 12 बाई 12 का सुरंग 4 मीनार तक गया है, जो कि आराम से इसके अंदर 4-6 घोड़सवार आराम से जा सकते हैं, घोड़े तक इसके अंदर जाते हैं और ऐसा माना जाता है। तो आइए हम अंदर लेकर चलेंगे, जजमेंट हॉल को दिखाएंगे कि कैसे उस समय के लोग और उस समय के दौर के लोग कैसे फैसला किया करते थे और कैसे अपने जजमेंट हॉल को चलाया करते थे। काफ़ी बड़ा जजमेंट हॉल है और सबसे ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे दीवाने आम का मतलब होता है कि आम लोगों की समस्या को सुनी जाती थी और दीवाने खास का मतलब होता है कि किसी भी युद्ध और किसी भी लड़ाई के जरिए आक्रमण की नीति यहाँ पर ही बनाई जाती थी। तो आइए लेकर चलेंगे ऊपर और आपको दिखाएंगे। दीवाने खास, यानी कि यहाँ पे जो भी राजा मंत्री जितने भी कमांडर वगैरह थे सब यहीं पर बैठा करते थे। टीम जो बैठा करते थे इसके बीच में बैठा करते थे, मतलब यानी कि कुली कुतुब शाह जो थे वो यहाँ पर बैठा करते थे और उनकी वाणी के लिए पहले पर्दे डाल के इसको रूम टाइप का बना दिया जाता था गुप्त मीटिंग करने के लिए, यानी कि ये पर्दे को चारों तरफ से तो एक रूम में डिवाइड हो जाता है। उसमें दरवाज़ा वगैरह का चलन नहीं था,
इसलिए पर्दे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ऊपर से दिखाएंगे किंग जहाँ बैठ के, ऊपर किंग बैठा करते थे और नीचे दरबारी बैठकर फैसला किया जाता था और यहीं पे न्याय, अन्याय और न्याय को यहीं पे किया जाता था। आइए किंग जहाँ बैठते हैं उस जगह को भी दिखाएंगे और उनके कमांडर वगैरह जो कहाँ बैठते थे उस जगह को दिखाएंगे। ये जो नीचे जगह है देख रहे हैं, ये आम लोगों के लिए था, मतलब आम नागरिकों के लिए जिनको समस्या है, वो आप शहंशाह से आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए ऊपर चलेंगे, किंग जहाँ बैठते हैं वहाँ देखेंगे। एरिया देख रहे हैं दोस्तों, यही किंग का एरिया था। यहाँ पे जो यहाँ के सुल्तान जो थे, कुतुब शाह के जो सुल्तान थे, वो यहीं पे बैठा करते थे और यहीं पे बैठ के अपने जनता दरबार को यहीं से फैसला किया करते थे और यहीं से सिचुएशन को संभाला करते थे। यानी कि यहाँ पे दो तरह का होता था, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम का मतलब था कि आम जनता, आम नागरिक लोगों की समस्या को समझा जाए। दीवाने खास का ही मकसद था कि किसी भी बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए वो हमेशा इसमें मीटिंग वगैरह किया करते थे और अपने कमांडर, मंत्री और राजशाहियों को इसमें शामिल किया करते थे और यहाँ पे गुप्त मीटिंग किया करते थे। आइए ये जो जगह है, यहाँ पे उनके जो खास मंत्री वगैरह थे वो बैठा करते थे और बगल में एक जाली नुमा है, वहाँ पे जो खास रानी वगैरह थी जो उनकी सलाहकार थी वो बैठा करती थी पर्दे के पीछे। कुछ इस टाइप का है यहाँ पर। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये जो अगर जगह देखेंगे तो ये पहले का टॉयलेट सिस्टम था, यानी कि ये बाथरूम था। अगर किंग को किसी दौरान अगर इमरजेंसी बाथरूम या टॉयलेट अगर करने की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे पूरा अपना कर सकते थे। ये अभी मिट्टी से पूरा दब गया है और इमरजेंसी की सिचुएशन में ये था कि फोर्ट काफ़ी ऊंचाई पे है और तुरंत नीचे नहीं जाया जा सकता बेडरूम तक, इसलिए किंग के लिए फैसिलिटी अलग से बनाई गई थी। इसके साथ यहाँ पे पर्दा कभी लगता होगा, ये पर्दे से पूरा पैक हो जाता होगा और इस तरह का था। अभी हम लोग नीचे भी बेडरूम वगैरह भी दिखाएंगे उनका और एक अनोखी टेक्नोलॉजी में दिखाता हूँ। उस समय तो बिजलीकरण की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे ठंडा रहने के लिए आइए क्या चीज़ बनाना दिखाते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए कि उस समय का कूलर है या एसी मान के चलते हैं। इसकी बनावटी ऐसी है कि इसके अंदर से काफ़ी ठंडा ठंडा हवा आके सीधा इस रास्ते से होते हुए आम की तरह ही था। आम लोगों का यहाँ पे भी फरियाद सुना जाता था। काफ़ी बड़े में देख सकते हैं बाहर ग्राउंड है, काफ़ी बड़े में ग्राउंड है, इसलिए यहाँ पे भी एक जनता दरबार लगा करता था और यहाँ पे भी न्याय किया जाता था। ये दोस्तों हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जो कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट था, यानी कि सुरक्षा के मायने में अगर देखा जाए तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मायने रखता था इस फोर्ट को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सैनिक कमांडर हमेशा तैनात रहता था जिसकी ड्यूटी थी नीचे से बजाई गई ताली को 3 किलोमीटर ऊपर खड़ी पहाड़ी के फोर्ट पर, मतलब कि जनता दरबार में, जनता हॉल में यहाँ से खड़े होकर क्लैपिंग को आराम से सुना जा सके।
यानी कि अगर जजमेंट हॉल में कोई राजा वगैरह के द्वारा अगर कोई मीटिंग चल रही है, अगर कोई बातचीत चल रहा है, तो नीचे से कैसे अगर दुश्मनों ने अटैक कर दिया तो उसकी जानकारी यहाँ पे खड़े कमांडर को तुरंत मिल जाती थी। जो हमने शुरू में आपको दिखाया कि जो हमने क्लैपिंग किया था, 3 बार क्लैपिंग करने का मतलब ही यही था कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। और यही आप देख सकते हैं, यहाँ से हम खड़े होके अगर हम बाला हिसार का जो गेट देखते हैं, सामने का जो गेट है बाला हिसार मेन गेट, वहाँ से अगर ताली बजाई जाती है तो क्लियर ही हम सुन सकते हैं और हमें साफ सुनाई दे रहा है। देखते हैं तो इसकी आवाज़ गूंजती है। इधर फोन करो, देख सकते हैं। सुनने में ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बराबर लोग ताली की गुनगुनाहट करते रहते हैं, इसलिए इस किले का साउंड की वजह से जो यहाँ के राजवंश या राजा लोग थे वो तुरंत सतर्क हो जाया करते थे और उनके कमांडर लोग तुरंत हमले के लिए तैयार हो जाया करते थे। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सबसे बेस्ट जगह ये था। इसके ऊपर भी एक जगह था, ऊपर में भी एक सैनिक कमांडर खड़ा रहता था क्योंकि यहाँ से जाने का रास्ता है ऊपर, जो कि रास्ते को बंद कर दिया गया है। लेकिन ये सिस्टम बहुत ही उस समय यूज में आया और इस बोर्ड को जीतना उस समय में नामुमकिन बना देता था। ये इकोसिस्टम और मैसेज को पहुंचाने का ये जरिया काफ़ी अच्छा जरिया था। आप लोग भी देख सकते हैं, भारत का काफ़ी ऐतिहासिक किला है और काफ़ी रहस्यमयी है। इसी तरह की मैं वीडियो देता रहूँगा आप लोगों के साथ। जजमेंट हॉल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इस बिल्डिंग को बनाने में कहीं भी सरिया और सीमेंट और स्टील राड या लोहा का कोई भी सामान नहीं प्रयोग किया गया बिल्डिंग के निर्माण में। ये सागवान की लकड़ी आप जो देख रहे हैं 500 साल पुरानी लकड़ी है, यानी कि खाली पत्थर और लकड़ी के प्रयोग से इसको बनाया गया है। जजमेंट हॉल है ये। और ये जो सुरंग आप देख रहे हैं, ये मैंने घोड़े हाथी से जाने वाला सुरंग दिखाया था और ये पैदल एक किसी फोर्ट पर, मतलब किसी सुरक्षित पहाड़ी पर ये निकाल दे। 8 किलोमीटर की दूरी में है, ये 8 किलोमीटर की दूरी में है और इसको अभी बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यही है यहाँ का मेन सुरंग, जिसको कि जजमेंट हॉल के दौरान तुरंत यहाँ से निकला जा सके और काफ़ी रहस्यमयी सुरंग है ये। इसके बारे में बंद है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। इतना बस मालूम है कि 8 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षित स्थान पे ये सुरंग निकाल सकती है। तो आइए चलते हैं हम नीचे। वो जो वहाँ पे रास्ता देख रहे हैं आप, वहाँ से जो 4 टैंक थे उसके ज़रिए जो पानी आनी थी वो उसके ज़रिए आके इस टैंक में, ये मेन टैंक है, ये मेन टैंक में पानी यहाँ पर आती थी। और वहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 3, 6, 3, 9 पाइपों का टर्नल बनाया गया है, यानी कि महल में पानी सप्लाई करने के लिए, मतलब कि 3 पार्ट में पानी को सप्लाई किया जाता था इस महल के अंदर। और यहीं से ही मेन पॉइंट है, यहीं से ही पूरा पानी महल के अंदर सप्लाई होता था, जिसमें कि सिग्नल सिस्टम बनाया गया था। अगर दूसरे नंबर के पाइप से अगर पानी नीचे हो जाता है तो वहाँ से चरखी को चलाई जाती थी, जिसमें से पानी आके टैंक में भरता था और उसके बाद इस टैंक में से भर के यहाँ पे महल में ट्रांसफ़र होता था। तो आइए और आगे लेके चलेंगे। मेटल का है, यानी कि आयरन, लोहे का ये तोप है। और इसमें देखिए उर्दू की काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है उस दौर में। उर्दू के कुछ यहाँ पे लेटर लिखे गए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे भी उर्दू के शब्द कुछ उपयोग में किए गए हैं। और दोस्तों काफ़ी विशाल तोप है। ऐसा माना जाता है कि इस तोप की रेंज कम से कम 8 किलोमीटर की है और ये पूरा लोहे का तोप है। इसकी थिकनेस देख सकते हैं। यहाँ से पहले गोला डाला जाता था, गोले का साइज जो था वो कम से कम 3 से 4 इंच का गोला इसमें डाला जाता था बारूद के साथ। और यहाँ पे एक छुच्छी रहती थी, यानी कि यहाँ से एक छुच्छी रहती थी और इसमें चलाने के बाद ये तोप फायर करता था। और अपने समय में गोलकुंडा की मजबूती के साथ साथ
इतने बड़े बड़े तोपों का लगाया गया था, तोपों का आविष्कार किया गया था और तोपों से दुश्मनों पे गोला दागा जाता था। और एक ये तो लोहे की तोप है, आपको मैं 5 धातुओं की भी तोप दिखाने वाला हूँ। तो आइए, ये जो तोप देख रहे हैं दोस्तों, ये दूसरा तोप है दोस्तों। हम लोग उधर लोहे का देखे थे, उसके बाद ये कांसा का तोप है। कांसा बोले तो तांबा, तांबा जो मेटल होता है ये उसका बना हुआ है। और यहाँ पे भी साफ देख सकते हैं उर्दू के कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसकी भी हैवी और वजनी वही है, क्योंकि इसकी भी मार ज़्यादा थी। बस इसमें अंतर ये था कि ये लोहे वाले से थोड़ा सा कम गर्म होता था और इसकी भी क्षमता उतनी थी। इसमें भी कम से कम 4 से 5 इंच का गोला डाला जाता था और इसकी भी रेंज लमसम उतनी ही थी। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये काफ़ी यहाँ पे महंगी इस फोर्ड की तोप थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसको 5 धातुओं से मिक्स करके बनाया गया था। यहाँ पे देखिए, इसमें सोना, पीतल, कांसा और चांदी और तांबे जैसी वस्तुओं को मिलाकर इसको बनाया गया था। और इसके पीछे देख सकते हैं उर्दू की, इसमें भी कुछ बेहतरीन नक्काशे उर्दू के की गई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तोप को चोरों के द्वारा इसके पीछे का जो हिस्सा है वो काट के ले जाया गया है, क्योंकि सोने का इसमें अंश है, इसलिए इसको कुछ चोरों के द्वारा इसको काट लिया गया है। ये भी हिस्सा काट लिया गया है और ये भी हिस्सा काट लिया गया। और ये देखिए, इस पूरे तोप को ही गायब करने का सिस्टम लोग बना चुके थे और आगे का तो तोप गायब हो चुका है। इसका कम से कम 7-8 इंची का गोला था और ये तोप जल्दी गर्म नहीं होती थी। 5 धातुओं के होने की वजह से ये गर्म नहीं होती थी। और कुछ यहाँ पे ले जाने के लिए इसको कोशिश किया गया है, लेकिन ले जा नहीं जा सके हैं लोग। और यहाँ पे भी हुक रहता था, उसको भी काट दिया गया है। और यहाँ पे भी कोई सिंबल था, इसको भी काट दिया गया। तो इसकी खूबी यही थी दोस्तों कि ये तोप फटती नहीं थी, कितनों भी फायर करने पे गर्म होकर फटती नहीं थी। ये जो तोप आप देख रहे हैं, ये पूरे लोहे का है। ये 10 से 15 राउंड चलने के बाद ये गर्म हो जाती थी। उसके बाद इसमें फटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता था, ये कभी भी फट सकता था। इसलिए 5 धातुओं का तोप बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था युद्ध के दौरान। आइए चलेंगे। फोर्ट का नाम है गोलकुंडा फोर्ट। इसको 1133 में बनाया गया था। एक हिंदू राजा थे, वरंगल के राजा थे, काकतीय राज्य। उन्होंने इस किले का सबसे पहले मतलब यानी कि नींव रखा था सबसे पहले। उसके बाद इसका नाम रखा गया गोलकुंडा, तेलुगु शब्द का ये नाम है। उसके बाद इनका हुकूमत चला 1130 से लेकर 1136 तक। उसके बाद यहाँ पर बीजा के सुल्तान ने अटैक कर दिया इस किले के ऊपर। फिर उन्होंने जीत कर इसके ऊपर हुकूमत किया। यहाँ पर फर्स्ट किंग आए ईरान से, जिनका नाम था कुली कुतुब शाह। बिजनेस की खातिर वो अपने अंकल के पास आए थे ईरान से। उनके अंकल का नाम था अल्लाह कुली। इनका जो बिजनेस था हाथी, घोड़ा, ऊँट, डायमंड, पल्स, हथियार का बिजनेस करते थे। बिजनेस में ये सक्सेस हो गए थे यहाँ पर। फिर बरहामनी सुल्तान ने 1512 में इनको यहाँ का गवर्नर बना दिया गया, कुली कुतुब शाह का। गवर्नर बनने के बाद 1518 में बरहामनी साम्राज्य का डेथ हो गया। उसके बाद जो इनको यहाँ का डिक्लेयर कर दिया गया कि अब यहाँ के ये किंग हैं, कुली कुतुब शाह। 1518 में फिर से वापस से इस फोर्ट का निर्माण चालू कर दिया गया। उसके बाद एक ऐसा समय आया, कुली कुतुब शाह का डेथ हो गया, जिनके बेटे ने ही इनकी कत्ल कर दी। तख्त के चक्कर में इनका कत्ल कर दिया गया। और इनका जो दूसरा लड़का था इब्राहिम अदब शाह, डर के मारे वो यहाँ से चला गया। भागने का वजह ये था कि इसका बड़ा भाई सत्ते के नशे में चूर हो चुका था और सभी भाई को मार रहा था। और जो छोटा भाई था वो यहाँ से चला गया। इनके कुली कुतुब शाह के एक मित्र थे हिंदू राजा, ये चले गए विजयनगर रामा कृष्णन के पास, जो कि वहाँ के सुल्तान थे। और कुली कुतुब शाह के जो छोटे लड़के थे वो वहाँ जाके शरण ले लिए उनके पास और पूरी स्टोरी बताई कि मेरे बड़े भाई ने हमारे पिताजी को मार डाला। और इसके बाद ये पाले पोसे और पूरी ट्रेनिंग दिया उनको, कुली कुतुब शाह के दूसरे लड़के को। और सिखाने के बाद पूरी सब कुछ करने के बाद उनको अपने सेना दल के साथ 10,000 सैनिक दल के साथ यहाँ पे गोलकुंडा फोर्ट के लिए आक्रमण करने के लिए भेजा कि तुम जाओ असली हकदार हो इस फोर्ट के। फिर जैसे ही वो सेना लेके यहाँ फोर्ट पर आए तो पता चला कि उनके जो बड़े भाई हैं
उनकी मृत्यु हो गई है। और इसके बाद जो यहाँ के मंत्री और जो कमांडर थे उन्होंने उनका वेलकम किया, उनसे युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो आने वाले राजशाही के छोटे बेटे थे और आने वाले अगले राजा वही थे, इसीलिए उन्होंने उनका वेलकम किया उनके कमांडरों ने और उनको तख्त पे बैठा दिया। इसके इतिहास के बारे में अगर मैं बात करने चलूँ दोस्तों तो काफ़ी बड़ा इसका इतिहास है। और इसका मान के मैं चलता हूँ कि 1636 में मुग़ल साम्राज्य शाहजहाँ ने कुतुब शाहियों को मुग़ल आधिपत्य को पहचानने और समय समय पर श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर किया। यह राजवंश 1687 में अपने 7वें सुल्तान अब्दुल हसन कुतुब शाह के शासनकाल के दौरान समाप्त हो गया, जब मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब ने अबुल हसन कुतुब शाह को गिरफ्तार कर लिया और इसके शेष जीवन के लिए दौलताबाद जेल में डाल दिया और गोलकुंडे को मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया। साम्राज्य के बाद से अगर हम बात करें तो इस पे कुतुब शाह का राजवंश इस पे स्थापित हो गया और काफ़ी पुराना सुल्तान कुली कुतुब शाह का इस पे राजवंश चला, जिनको पहला सुल्तान बनाया गया। उन्होंने इस फोर्ट को बनाने में 80 साल का समय लगा दिया, यानी कि 50 साल उन्होंने लगाया और उनकी मृत्यु के बाद 30 साल उनके बेटे ने लगा के इस फोर्ट को पूरा कंप्लीट कराया। उसके बाद अगर हम बात करते चले कुतुबशाही राजवंशों की कि किन किन लोगों ने इस पर राजशाही की इस फोर्ट के ऊपर, तो 1543 से लेकर 1550 तक कुली कुतुब शाह ने इस पे राज किया। उसके बाद 1550 से लेके 1550 तक सुभान कुली कुतुब शाह ने राज किया, यानी कि एक ही साल राज कर पाया उन्होंने। और फिर अगर हम बात करते चले तो 1550 से लेकर 1580 तक के बीच में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने यहाँ पे राज किया, गद्दी को संभाला। और 1580 से लेकर 1516 तक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस गद्दी को संभाला, जिसकी बनवाई हुई 4 मीनार है। और अगर हम आगे बात करते चले तो 1626 से लेकर 1672 तक सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने गद्दी को संभाले रखा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1626 से लेकर 1672 तक अब्दुल कुतुब शाह ने गद्दी को संभाला। फिर 1672 से लेकर 1686 तक अब्दुल हसन कुतुब शाह ने इस गद्दी को संभाला, यानी कि जब औरंगजेब ने आक्रमण किया गोलकुंडे फोर्ट पर, तब अब्दुल हसन कुतुब शाह यहाँ के आखिरी राजा थे जिसको औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था और दौलताबाद किले में इनको नज़रबंद कर दिया गया था। फिर बाद में इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। राजा थे वो शिया समुदाय से थे और औरंगजेब एक सुन्नी समुदाय से थे। हालांकि थे मुसलमान दोनों ही, लेकिन इनका अलग था, शिया और सुन्नी का लफड़ा था। इसकी वजह से ये औरंगजेब को अपना बयाज देने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से औरंगजेब ने काफ़ी गुस्से में आकर और इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि औरंगजेब काफ़ी ताकतवर अपने समय का राजा था और वो जिस किले को फतह करने के बारे में सोच लेता था उसको बिना फतह किए पीछे हटता ही नहीं था। अगर ऐसा मान के चलें कि वो हटता ही नहीं था कभी पीछे, तो उसने और गोलकुंडे किले को जीतने के लिए करीब 90,000 का पैदल सेना बल लेके चला और 250 तोपों के साथ और 50,000 घोड़सवारों के साथ गोलकुंडे फोर्ट को फतह करने के लिए अपनी सेना को, बाहुबल सेना को लेकर उसने चला। और जो कि आपको बता दूं, गोलकुंडा के पास केवल 45,000 यानी कि 45,000 सेना कमांडर थे उस समय, और इनके पास 10,000 घोड़सवार थे और 10,000 के आसपास इनके पास तोपें थे। और इतनी बड़ी मुग़ल सेना का इन्होंने डट के सामना किया और औरंगजेब को करीब पीछे हटना ही पड़ा। 8 महीने के युद्ध के दौरान जब औरंगजेब के जो भी दाना पानी सब जब ख़त्म हो गया और बरसात का टाइम आ गया जंग करते करते, तब औरंगजेब ने फैसला किया कि हम पीछे हटेंगे। उसने 2 बार पीछे हटा और तीसरी बार जब यहाँ के जो मेन गेट कमांडर था, एक मेन गेट का जो फतह दरवाज़ा खोलने की उसकी जिम्मेदारी थी, गेट खोलने और गेट बंद करने की, और उसी ने औरंगजेब को ख़त लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं फोर्ट को जीतने में आपकी मदद करना चाहता हूं। यहाँ पे मुझे एक कहावत याद आ गया दोस्तों कि अपनों की ही गद्दारी की वजह से ये जो विशाल खंड किला था एक खंडर में तब्दील हो गया। आज आपके सामने है
ये देख सकते हैं खंडल में तब्दील होने में इसे ज़रा सा समय नहीं लगा। अपनों की ही गद्दारी की वजह से गोलकुंडा फोर्ट का दरवाज़ा खोल दिया गया था। इसके खोलने के पीछे का मैं बताता हूँ स्टोरी। खोलने का पीछे का मकसद, जो कमांडर था इनका गेट पे जिसकी तैनाती थी, उसको कुछ यहाँ से बुराइयाँ वगैरह थी, इसलिए उसने औरंगज़ेब को ख़त लिखा कि मैं सुल्तान, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। औरंगज़ेब ने तुरंत उसे बुलाया अपने दूत के ज़रिए और इसने जाके पेशकश की कि मैं और गोलकुंडा फोर्ट को जीतने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उसी दौरान औरंगज़ेब ने उससे पूछा कि तुम कैसे मेरी मदद करोगे। तो उसने बोला कि मैं दरवाज़ा आपके लिए खोल दूँगा, जो फ़तेह दरवाज़ा है वो अगर दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ तो आप वहाँ से आसानी से अपनी सेना के साथ एंट्री कर सकते हैं। तो औरंगज़ेब ने हुक्म दिया कि तुमको जो चाहिए मेरे ख़जाने में से ले सकते हो और मैं तुमको अपने सेना का सबसे बड़ा कमांडर बनाऊंगा। ये सब चीज़ सुन के वो बहुत खुश हुआ और उसने यहाँ के राजा से, यानी कि यहाँ के सुल्तान से, कुतुब शाह से गद्दारी कर दी और औरंगज़ेब से जा मिला। औरंगज़ेब ने इनके मुताबिक एक तय डेट फिक्स हुआ कि मैं इस समय अपने सेना के साथ आक्रमण करूँगा, तुम दरवाज़ा खोल देना। तो औरंगज़ेब ने ये भी प्रस्ताव रखा कि दरवाज़ा खोलने के बाद तुम दरवाजे के सामने खड़े हो जाना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुमने दरवाज़ा खोल दिया है और तुम मेरी तरफ से हो। यही हुआ। जब गद्दार ने दरवाजे को खोल के जब उसके सामने खड़ा हो गया और इशारा किया औरंगज़ेब की सेना को, तो औरंगज़ेब और उनके बेटे ने मिलकर इस पर हमला किया। और जैसे ही गेट के पास पहुँचे, जहाँ पे गेट पे दरबारी खड़ा था, तो औरंगज़ेब ने तुरंत अपने कमांडर को हुक्म दिया कि सबसे पहले इस गद्दार का सर कलम कर दो, क्योंकि जब ये अपने राजा से गद्दारी कर सकता है तो क्या भरोसा कि मैं अपने फ़ौज का इसको कमांडर बनाऊं और ये मुझसे गद्दारी नहीं करेगा, वफ़ादारी करेगा। तुरंत हुक्म देते हैं अपने कमांडर को कि इस गद्दार का सर कलम कर दो, इसके इनाम के तौर में इसकी मौत है। उसके बाद तुरंत उन्होंने गोलकुंडा फोर्ट को जीत लिया, उनके बेटे ने और उन्होंने मिलकर। और जीतने के बाद तुरंत अपना मुगलिया झंडा फहरा दिया और तुरंत अपने पिता का आगमन किया, गद्दी पे बैठाया गया। उसके बाद जितने भी तोपे से नुकसान हुई थी इस फोर्ट को, फिर इस फोर्ट का बनवाने का काम औरंगज़ेब ने शुरू कर दिया। ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये उस समय रानियों के लिए मेकअप रूम था, यानी कि अंदर जो आप नक्काशी देख सकते हैं, इस नक्काशी को देख के आप समझ सकते हैं कि अंदर की जो नक्काशी बनी हुई है, सामने यहाँ पर आईना रखा हुआ था जो कि शायद यहाँ के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और यहाँ पे ये मेकअप रूम था, यानी कि रानियों को यहीं पे सजाया जाता था। और उसके बाद अगर हम ये टब देखते हैं तो ये टब में पानी भरा रहता था और जब तैयार होकर रानी वगैरह जब आया करती थी तो यहाँ पे खड़े होकर पानी के दर्पण में देखा करती थी कि कैसा दिख रही हैं, इस टाइप से किया जाता था। और ये पूरा मेकअप रूम है, आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े में है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे किंग बैठा करते थे और ऊपर से रॉयल फैमिली फूल बरसाया करती थी। और इनकी दो डांसर थी जो कि उस समय काफ़ी फेमस थी, एक तारामती, एक प्रेमामती। काफ़ी सुल्तान पसंद किया करते थे और इनकी डांस को हमेशा देखा करते थे। और यहाँ पे ये स्टेज जो आपको दिख रहा है, यहीं पर दोनों तारामती और प्रेमावती डांस किया करती थी और यहीं पे पूरा दरबार सजा करता था। और इस साइड में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जाते थे और उस साइड में भी कोने में ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। और इसके साइड में यहाँ पे किचन है और इधर वनड्रीम है। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसका काफ़ी फेमस एक कहावत है कि यहाँ पे रोशनी के लिए हीरो को रखा जाता था एक एक बैरक में, और यहाँ पे दीपक जलाया जाता था। उससे जो रोशनी, हीरे से जो कन्वर्ट होकर जो रोशनी निकलती थी, वो इस पूरे एरिया को वो रोशनी में बदल देती थी और यहीं पे उजाला हुआ करता था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फुवारा जो देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना फुवारा है, उसी समय का फुवारा है। और उस समय कोई लाइट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन इस फुवारे को ऐसा बनाया गया था कि इसकी पानी को ऊपर से सप्लाई करके लाया जाता था। जब प्रेशर बनता था तो इसमें ऑटोमेटिक ही फुवारा किया जाता था। उस समय की गजब की टेक्नोलॉजी थी। और वो हम पाइप देख भी सकते हैं, उस कोने में जो ऊपर पाइप टूटी हुई है, इसी की वजह से ही इसका समझ लीजिए कि इस फुवारे का गजब का टेक्नोलॉजी था। उस समय मोटर और टर्बो वगैरह नहीं था कि पानी को प्रेशर से बढ़ाया जा सके। तो पानी को प्रेशर लाने के लिए उसके ऊपर से ही डाउन किया जाता था पानी को।
जगह देख रहे हैं ये उस समय का बेडरूम था, राजा वगैरह इसी में रहा करते थे। और इसकी नक्काशी देख सकते हैं। हाँ, ये सब बेडरूम आप बताएंगे आप। पीछे मेरे देख रहे हैं ये राजा रानी का बेडरूम है, इसी में रहा करते थे। पहले पर्दे का दीवार लगा दिया जाता था ताकि चारों तरफ से किसी टाइप का दिक्कत ना हो, पर्दे का दीवार लगा दिया जाता था। और इसी में जो यहाँ के राजा रानी थे वो सोया करते थे और अपना आराम किया करते थे। देख सकते हैं इसी टाइप का है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहें कि धीरे बोलो दीवालों के भी कान होते हैं, वो चीज़ हम दिखाने वाले हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि जब राजा रानी बेडरूम में आराम कर रहे हों तो सैनिक को अगर कुछ बात करना है तो आवाज़ गूंजती है, इसलिए वो बात अपने आप कर ले और राजा रानी को कुछ ही चीज़ का भनक ना हो, नहीं तो राजा गुस्से में आकर सकता है, सजा दे सकता है सैनिकों को। उसके लिए ये हॉल बनाया गया था। यानी कि अगर किसी सैनिक को कुछ बात करना है तो एक सैनिक इस कोने पे खड़ा रहेगा और दूसरा सैनिक इस कोने पे खड़ा रहेगा, तो वो आपस में अगर सटा के बात करता है तो बात कर सकता है। आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम लोग यहाँ पर हैं इस जगह पर, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? आ रही आवाज़ बहुत तगड़ा आ रहा है। हेलो हेलो, आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है। आवाज़ आ रही है? कैमरे में आ रही है? कैमरे में आ रही है। आप लोगों ने देखा दोस्तों, दीवालों के भी कान होते हैं, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहें कि धीरे बोलो दीवालों के भी कान होते हैं। और इधर साइड में पूरे कमांडो खड़े रहते थे, उस समय के सैनिक कमांडर खड़े रहते थे। और इस समय का सैनिक चक्का इधर भी खड़ा रहता था। जब कोई कैदी या कोई गलत काम करता था तो उसके सामने, किंग के सामने यहीं पर पेश किया जाता था। और ये भी एक जजमेंट हॉल है एक तरह से मान के चलिए। और ये जो जगह है ये अपने आप में काफ़ी अहमियत रखता है। यहाँ पे खड़े होकर राजा के सामने, जो कि सामने किंग बैठते थे, इधर सामने देख सकते हैं जो कि किंग बैठा करते थे। अभी आपको नहीं दिख रहा है, आगे एक छोटा सा सामने सामने छोटे से दो डोर हैं, आपको थोड़ा आगे आके दिखाता हूँ। जो सामने आप देख रहे हैं एक राजा के लिए था और दूसरा रानी के लिए था। राजा यहीं से बैठ के उसकी फरियाद सुनी करते थे और उसका निर्णय किया करते थे। अगर ऊपर उनको नहीं जाना रहता था तो यहाँ पे खड़ा करने का मकसद यही था कि अगर यहाँ से राजा का जो डायरेक्ट है जहाँ बैठने का उनका सिंहासन वो डायरेक्ट नहीं दिखता था, इसलिए अगर कोई जैसे चाकू या कुछ भी अगर कपड़े में निकालता है तो यहाँ पे यूको पॉइंट का सिस्टम बनाया था, यूको साउंड सिस्टम बनाया गया था। यानी कि जो ऊपर में आप जो डायमंड कट देख रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे आवाज़ इफेक्ट हो जाती थी और राजा के बैठे बेडरूम में यहाँ से आवाज़ डायरेक्ट चली जाती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे खड़े होकर कुछ भी बोल रहे हैं तो आवाज़ बहुत गूंज रही है। अगर हम थोड़े से भी कपड़े पे भी अगर हम मारते हैं, आवाज़ को आप सुन सकते हैं कि आवाज़ कितनी तेज़ गूंज रही है। अगर यहाँ से कोई वेपन या कोई अगर हथियार यहाँ से अगर निकालता है मारने के लिए, तो ये जो सामने आप दीवार दिख रही है, यहाँ से अगर ऐसे अगर फेंका जाए कोई भी चीज़ को, अगर हम ऐसे फेंकते हैं मारने के लिए, तो ये सामने दीवार में टकरा जाती है और तुरंत वहाँ से राजा हुकुम करते हैं कि सिपाहियों को कि गिरफ्तार कर लो इसको। तो ये सिस्टम था। यहाँ के राजा तक को छूना मुश्किल था, तो इस फोर्ट को जीतने की बात को सोच ही नहीं सकते हैं दुश्मन। और कड़ी इंतजाम थी और इतना उस समय का टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाया गया था आर्किटेक्चरों की तरफ से कि एक सुई भी गिरने पर यहाँ पे इको साउंड हो जाया करता था और तुरंत राजा और रानी को तुरंत पता चल जाया करता था और तुरंत वहाँ से वो क्लैपिंग करते थे और यहाँ पे जो सैनिक उनकी सुरक्षा में खड़े रहते थे तुरंत गिरफ्तार कर लेते थे।
बाथरूम भी दिखाएंगे, रानी वगैरह का बाथरूम भी दिखाएंगे, इन सब चीज़ों को दिखाएंगे। ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये रानी और राजा का बेड मतलब नहाने का स्नान घर था। इसकी खूबसूरती और इसकी बनावटी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अगर हम यहाँ नज़र डालते हैं टब की तरफ, तो इसमें एक यहाँ पे छेद दिख रहा है और एक छेद इधर है, यानी कि ये गर्म पानी के लिए था और ये ठंडा पानी के लिए था। इसमें पानी भर दिया जाता था और गुलाब के फूल और रोज वाटर डालकर इसको रानी को नहलाने के लिए एकदम तैयार कर दिया जाता था और इसी में वो अपना नहाने धोने का काम किया करती थी। और इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, यानी कि मैं पहले ही भी कह चुका हूँ कि बिल्डिंग में मसाल का यूज कहीं नहीं था, इसलिए यहाँ पे पीछे दिया रख दिया जाता था जला के। उसके बाद हीरे को उसके सामने रखा जाता था, जिससे कि इफ़ेक्ट होके दिए का जो रोशनी था वो हीरे से होके पूरे बिल्डिंग में घूम जाता था। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, उस समय का करीब 800-700 वर्ष साल पुराना किला होने के बावजूद भी उस समय खड़ी आपको दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं, ये उस समय का बाथरूम सिस्टम है, यानी कि कम्बोर्ड है, उस समय का कम्बोर्ड का सिस्टम है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आप थोड़ा करीब आइए, तो आप देख सकते हैं उस समय का ये कम्बोर्ड सिस्टम था, यानी कि यहाँ पे आप आराम से, जो आज का समय है इस तरीके से आप इसको उस समय के लोग यूज किया करते थे। ये मेरे हिसाब से बच्चों के लिए होगा। यहाँ पे दो चीज़ बना है, एक इधर और एक इधर। यहाँ पे आराम से दो बच्चे यूज करते होंगे या बड़े लोग भी करते होंगे, उस समय का जो सिस्टम होगा। यहाँ पे अंदर देख सकते हैं काफ़ी गड्ढा है, यानी कि ये अंदर टैंक हो सकता है, ये शायद अंदर टैंक हो सकता है उस समय का, जो कि बनाया हुआ गजब का सिस्टम है। और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि जो आज के समय में हम लोग एयर निकलने के लिए बाहर बनाते हैं एयर का सिस्टम, वो सिस्टम यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। इसका जो भी स्मेल वगैरह है वो यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए। और यहाँ पे अलमारी है, दीपक वगैरह रख के हीरे का इफेक्ट कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि उस समय आपको मैं टॉयलेट दिखा रहा हूँ कम्बोर्ड, उस समय के लोग कैसे ये सब चीज़ों का किया करते थे। एक उस साइड है और एक दोस्तों इस साइड है, और इस साइड है, इसको भी ये भी शायद वही था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ शायद वही है ये। और इसमें भी पर्दा वगैरह लगा रहता हो, और इसकी खूबसूरती अगर आप देखते हैं तो चार चांद लगा रहता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, देखने को मिल रहा है, काफ़ी प्यारा है। बाथरूम टाइप का भी है, दूसरा है स्नान घर, यहाँ पे भी वही सेम था, लेकिन यहाँ मिट्टी से भर दिया गया है। सेम डिज़ाइन वही बनाई गई है, अगर सेम चीज़ वही बनाई गई है। उधर भी चलेंगे, एक इधर ही है, उधर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर हम देखते हैं तो दोस्तों, अगर देखना चाहें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर है क्या चीज़ ये। मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कम्बोर्ड था और एक रास्ता था जो कि बंद कर दिया गया है। हो सकता है कोई गुप्त रास्ता हो रानी वगैरह, राजा वगैरह को आने जाने के लिए, कुछ इस टाइप का था। और सेम चीज़ आप वही दूसरा बेडरूम देख सकते हैं, ये तीसरा बेडरूम है, सेम वही चीज़ है। और बाकी डिज़ाइन में डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पे पहले पर्दा रहा होगा, चारों तरफ पर्दे रहे होंगे, और इसमें आराम से अपना खाना बनाना जो और बात करते चलें तो एक ये भी है, एक ये भी शौचालय ही है, एक तरह से मान के चलिए।
एक तरह से मान के चलिए बाथरूम है ये, जो कि खंडर हो चुका है, टूट गया है। ये भी बाथरूम था, यानी कि नहाने और धोने और बाथरूम का मतलब दोनों फैसिलिटी उस समय के लोग भी किया करते थे, कहीं बाहर वगैरह का यूज नहीं किया करते थे, सब कुछ फोर्ट में ही बनाया करते थे। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा फोर्ट है, काफ़ी विशाल इसकी दीवारें हैं। ये दीवारों को देखिए कितना विशाल है। मस्जिद देख रहे हैं, ये तारामती मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, इसकी बनावटी काफ़ी अच्छी है। अगर हम देखते हैं तो काफ़ी बड़े विशाल मस्जिद है। ये उसी समय का मस्जिद है और इसमें कुतुबशाही राजाओं के लोग यहाँ पे नमाज अदा किया करते थे। अगर हम बात करते चले तो आइए देखते हैं इस मस्जिद को। मस्जिद का आर्किटेक्चर देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन आर्किटेक्चर है और छतों का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ये दोस्तों वज़ू खाना है, इसमें वज़ू के लिए नमाज से पहले जो वज़ू किया जाता है उसके लिए यहाँ पे पानी वज़ू खाना बनाया गया है। आइए और मस्जिद का आर्किटेक्चर आपको, मस्जिद का अगर आप आर्किटेक्चर देखते हैं काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं आप। चेक पोस्ट पॉइंट था, उधर से जब आप आते हैं किसी को लेकर तो मेन गेट से सैनिक किसी को लेकर आएगा और यहाँ पे खड़ा कर देगा और यहाँ पे खड़े होने के बाद ताली बजाएगा तो ताली सीधे जाकर उस बिल्डिंग से वहाँ पे जो सैनिक दल रहेगा वो आएगा, यहाँ से इस जो व्यक्ति है इसको लेकर अंदर चला जाएगा राज दरबार में। तो इस टाइप का यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट था, जो कि काफ़ी बेहतरीन उस समय का पॉइंट था। खाना गोला बारूद पूरा इसी में रखा जाता था, जो कि 3 मंजिला बड़ी है और गोला बारूद सब इसी के अंदर उस समय रखा जाता था लड़ाई के दौरान। देख सकते हैं, उधर दिखाएं। जंग के दौरान यूज होने वाले गोला बारूद देख सकते हैं, मिनी गन, मिनी तोप, 12-12 फीट के गन रखे हुए और गोले रखे हुए जो तोप के अंदर डाल के फायर किए जाते थे दुश्मनों के ऊपर, जिससे कि दुश्मन भय कांपा करते थे। और देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े गोलों का यहाँ भी यूज किया जाता था जंग के दौरान। देख रहे हैं दोस्तों, यहीं से ऑयल को गर्म करके जब दुश्मनों का हाथी अटैक करता था तो उस पर डाला जाता था। अंदर अंधेरा हो चुका है, अंदर कढ़ाई रख के और साइड में सीढ़ी बनी है, उधर से लेकर डोर के ऊपर जाके डाला जाता था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। भारत का इसी तरह ऐतिहासिक इमारतों के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। प्लीज़ जो लोग नए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में भारत के किसी ऐतिहासिक किले के बारे में जानकारी देते हुए। तो अभी तेलंगाना सीरीज चालू हो चुका है, तो आप लोग चैनल में जुड़ सकते हैं और तेलंगाना का जितना भी ऐतिहासिक इमारत है, हैदराबाद सिटी को और तेलंगाना में जितने भी फोर्ट वगैरह हैं सब कुछ देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।